नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। वैभवशाली और आत्मनिर्भर भारत का मिलकर निर्माण का जताया संकल्प। जीएसटी और महंगाई के मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में अवरोध। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक पर चर्चा। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्य सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि। मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक। WHO ने किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। समाज और देश हित को विचारधारा से ऊपर रखने की प्रधानमंत्री की सलाह। हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में संबोधन। कहा, दल और व्यक्ति के विरोध को देश के विरोध में न बदलें पार्टियां। और हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश। ओडिशा में भारी बारिश से उफान पर नदियां। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन कराने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से दिल्ली में खाप पंचायत के नेताओं ने मुलाकात की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। फिलहाल उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर रखा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16,866 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में 168 दिन बाद दैनिक संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई है। जम्मू स्थित आधार शिविर से 125 वाहनों के जरिए 3,800 से अधिक तीर्थयात्रियों का 25वां जत्था पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के चलते सेंसेक्स शुरुआती कारोबार के दौरान 306 अंक से अधिक टूट गया। दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 88.45 अंक गिरकर 16,631 पर बंद हुआ। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में एक ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण उससे सटे 2 शहरों को खाली करा लिया गया है और दर्जनों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। श्रीलंका की पुलिस ने राष्ट्रपति भवन से चोरी किए गए सोने की परत वाले पीतल के 40 सॉकेट बेचने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरे उसके 3 अंतरिक्ष यात्री प्रयोगशाला के मॉड्यूल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गए। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बजराम बेगज ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों से देश के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करने और कानून के शासन को मजबूत करने का आग्रह किया। अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आज देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामना दी है। कई देशों के प्रमुखों ने भी उन्हें बधाई संदेश दिए हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचे। दोनों संसद के केंद्रीय कक्ष गए। उनके साथ उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। सेंट्रल हॉल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई।
शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य के साथ ही विभिन्न दलों के नेता और गणमान्य लोग समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम सब मिलकर वैभवशाली और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। रामनाथ कोविंद के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति भवन की भव्य सीढ़ियां उतरकर सलामी मंच पर पहुंची, जहां उन्होंने सलामी ली। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रपिता को नमन किया। जीएसटी और महंगाई के मुद्दों पर आज संसद के दोनों सदनों में अवरोध हुआ, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शोर शराबा करने वाले सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने स्थान पर लौटने की अपील की। गतिरोध जारी रखने पर कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। बाद में सदन में तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 4 सदस्यों मणिक्कम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन से 4 कांग्रेसी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया और इस संबंध में सदन में प्रस्ताव रखा। Disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by Honorable Chairman Speaker, resolve that the above mentioned members be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 374 subclause 2. इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा। पवन, सदन में गतिरोध रहा, गतिरोध का क्या कुछ कारण था और साथ ही क्यों 4 सांसदों को बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया? शालिनी, जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तो प्राइस राइज का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो विपक्ष है वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी है, लगातार जो है मुखर है। उसका सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इस विषय पे चर्चा की जाए। ऐसा ही पिछले हफ्ते हमने देखा कि शोर शराबा होता रहा, जो गांधी जी की प्रतिमा के पास भी जो है वहाँ पे संसद के बाहर भी जो है लगातार प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से रहा। आज की जहाँ तक बात है 4 सदस्यों की निलंबन की, कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन हुआ है। नियम 374 के तहत ये निलंबन हुआ है और ये लोकसभा स्पीकर का प्राधिकार रहता है कि वो अगर कुछ नियमों के मुताबिक सांसद उनकी बात नहीं मान रहे हैं या लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं तो वो ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। और पूरे सत्र के लिए 4 कांग्रेस के सांसदों का निलंबन हो गया है। इसमें बड़ी बात ये ऐसा हुआ कि जो प्लेकार्ड है इससे लेकर वो लगातार जो पीठासीन थे राजेंद्र अग्रवाल जी उस वक्त,
उनके पास लगातार वो जो प्लेकार्ड लेकर पहुंच रहे थे, तख्तियां लेकर पहुंच रहे थे ये कांग्रेस के सांसद, और उसके बाहर भी शोर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनको बार बार चिताया, और इसके बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने कहा कि क्यों ना निलंबन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा सख्त संदेश देना चाहती है सरकार, जो है सरकार भी और साथ में लोकसभा स्पीकर भी, कि जो ये संसद है ये चर्चा के लिए है, ये व्यवधान के लिए नहीं है, तख्तियों के लिए नहीं है। इसमें लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर आपने प्रदर्शन करना है तख्तियों के साथ तो आप संसद के बाहर कर सकते हैं, आपको ये अधिकार है। जी संसद की कार्रवाई धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा में भी महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने अवरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। अवरोध के बीच पीठासीन उपाध्यक्ष सस्मित पात्रा ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। बीजेपी के जीवीएल नरसिंह राव, डॉक्टर सिकंदर कुमार, अजय प्रताप सिंह, ब्रिजलाल, तमिल मनीला कांग्रेस के जी.के. वासन और मनोनीत सदस्य महेश जेठमलानी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। पीठासीन उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि विधेयक पर सदन में हुई चर्चा पर विदेश मंत्री का जवाब मंगलवार को होगा। I have an announcement to make. The announcement is that the Honorable Minister's reply will be tomorrow and the consideration of the passing of the bill will be taken up tomorrow. इससे पहले उन्होंने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा कराने के लिए एनसीपी सांसद फौजिया खान को कोविड के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से उत्पन्न स्थिति का मुद्दा उठाने का मौका दिया। इससे पहले प्रख्यात संगीतकार इलैया राजा ने राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। इसमें 3 केरल में और 1 दिल्ली में दर्ज किया गया है। वहीं तेलंगाना में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। दिल्ली में एक शख्स मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में पृथक कर दिया गया था। मरीज की हालत स्थिर है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। इस बीच केंद्र ने मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने की और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मौजूदा मंकी पॉक्स महामारी को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने मंकी पॉक्स को PHEIC घोषित किया। उम्मीद है इससे रोग के प्रबंधन के लिए संबद्ध देशों में अनुसंधान और क्षमता में सुधार के लिए धन की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। 75 देशों में 16,593 पुष्ट मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण यूरोप से सामने आया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर, मंकी पॉक्स को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या एहतियात बरती जा रही है? मंकी पॉक्स को लेके हमने लोकनायक में बड़े स्तर पर तैयारी की है, क्योंकि इसको नोडल हॉस्पिटल बनाया है। तो हमने एक विशेष रोगी खंड, एक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है। हमने 20 डॉक्टरों को ट्रेन किया है जो कि मंकी पॉक्स के केसेस का आइसोलेशन और ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें स्किन स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन है, इन्फेक्शियस कंट्रोल की टीम है, नर्सिस हैं, टेक्नीशियंस हैं। और हमने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं WHO के, भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे SOPs, डिटेल SOPs बनाई हैं और सबको सर्कुलेट की हैं कि कोई भी पेशेंट्स आता है कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे उसके सैंपलिंग करनी है, सैंपल कैसे भेजना है और कैसे उसको ट्रीट करना है। ये सब जो डिटेल गाइडलाइंस है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस एक नया इन्फेक्शन है, नया वायरस है। ये जो वायरस है कोरोना वायरस से डिफरेंट है। DNA वायरस है जिसका ओरिजिन अफ्रीका में हुआ और अभी 70 से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है। इंडिया में क्योंकि 4 ही मामले सामने आए हैं और दिल्ली का ये पहला मामला है, इस मंकी पॉक्स वायरस के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अलर्ट हैं
और सर्विलेंस पे हम बहुत ज्यादा फोकस किए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो भी पेशेंट आता है उसका ट्रेवल का हिस्ट्री, उसका कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री और उसका डिटेल्ड सर्विलेंस होता है। और इसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना है। धन्यवाद डॉक्टर इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे यहाँ देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। वो दिवंगत हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल और व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदले। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं से सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। कि गांव गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे अंग्रेजी की वजह से पीछे न रह जाएं। सबको मकान, सबको बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सबको साफ पानी, किसानों के लिए सम्मान निधि, ये प्रयास आज गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी के सपनों को ताकत दे रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपने अपने दावों के समर्थन में 8 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था। दोनों धड़ों से जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की याचिका में चुनाव आयोग को भी एक पक्ष बनाने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगी गई है। पिछले हफ्ते जब शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उसे लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में दी गई मान्यता का हवाला देते हुए शिवसेना का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी, तब उद्धव ठाकरे समूह ने आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर किया था। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। ओलंपिक्स में मिले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। देखना ना भूलिए भारत एक सोच मेरे साथ। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में आम लोगों के लाभ के लिए डिजिटल सप्ताह का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव भारतीय समाज प्रमुख OP राजभर ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। अखिलेश यादव की चिट्ठी का जवाब देते हुए उन्होंने गठबंधन खत्म करने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पश्चिम बंगाल की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की 14 दिनों की हिरासत की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत की घटना पर दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर तहसील के कदबनवाड़ी में एक सीट वाला छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
हादसे में महिला पायलट घायल हो गई। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में एक सड़क निर्माण स्थल से लापता हुए 2 मजदूरों को रविवार को एक जंगल से बचाया गया। इसके साथ ही अब तक 10 मजदूरों को बचाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में भी बदलाव किया है। सावन के दूसरे सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में भक्तों ने कतार में प्रतीक्षा कर भोले बाबा पर जल अर्पित किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की भी संभावना है। ऐसे में लोगों से एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। मनाली के पलचान के पास सेरी नाला में देर रात बादल फटने से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सोलंग गांव के लिए बनाया गया लकड़ी का पुल बह गया है। इसके अलावा पलचान और बाहंग के आसपास नदी किनारे बना रेस्तरां सहित कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के मैदानी और उच्च पर्वतीय इलाकों में 25 से 29 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मॉनसूनी बारिश का दौर जारी है। यहां बीते 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई है, जिससे कई इलाके डूब गए हैं। चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के बाद नर्मदा, पार्वती, बेतवा और अन्य नदियों पर बनाए गए 14 बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल में तेज बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के सर्विस रोड की दीवार गिर गई और सड़क पर दरारें आ गई हैं, जिससे रास्ता एक तरफ से बंद कर दिया गया है। ओडिशा के भी अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसे देखते हुए प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। आंध्र प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बीच गोदावरी और कृष्णा नदी में पानी खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। वहीं राजा महेंद्रवरम में सर आर्थर कॉटन बैराज में बाढ़ के पानी की मात्रा कम होकर 8.65 लाख क्यूसेक पर पहुंच गई है, जिसके बाद चेतावनी के संकेत को हटा दिया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में बाढ़ से करीब 3,60,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय में 107 दिनों के बाद आज से कामकाज शुरू हो गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के प्रवेश द्वार को 9 अप्रैल को बंद कर दिया था। संकटग्रस्त राष्ट्र के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के आदेश पर पिछले शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज से कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया। वहीं राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अगस्त में शेष वर्ग के लिए एक नया बजट पेश करने का ऐलान किया है, जिसमें महंगाई से निपटने के लिए नई योजना का ऐलान किया जाएगा। आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन से कृषि क्षेत्र को करारा झटका लगा है। खासकर चाय उद्योग प्रभावित हुआ है। सरकार इसे फिर से पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी तोपों और विमानों के हमले के बीच रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश का लक्ष्य यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की टिप्पणी यूक्रेन द्वारा अपने काला सागर बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को बहाल करने के प्रयास के बीच आई है। हालांकि समझौते के बाद महज 24 घंटों के भीतर काला सागर में हमले से अनाज निर्यात पर सवाल पैदा हो गया है। ओडिशा के एक सैंड आर्टिस्ट ने बालू की मदद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पेंटिंग बनाई है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खास तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।